अब हम बात करते हैं विराम चिन्हों के बारे में। विराम का अर्थ होता है ठहराव, विश्राम या फिर रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय बीच बीच में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहा जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं और इन्हें किस जगह में प्रयोग किया जाता है। जो विराम चिन्ह होते हैं इन्हें संकेत के रूप में लिखते हुए साथ ही इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं और इनका वाक्य प्रयोग करते हुए उदाहरण के साथ मैं आपको समझाऊंगा। हम लगभग 20 विराम चिन्हों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पहले नंबर पे आ जाएगा हमारा अल्प विराम का निशान, पहले नंबर पे आ जाएगा। अब अल्प विराम को दर्शाते किस तरीके से हैं इसका भी संकेत देख लेते हैं। तो इस प्रकार से जो निशान होता है इन्हें अल्प विराम कहते हैं। अब अल्प विराम को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो अल्प विराम को इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। इस तरीके से इंग्लिश में अल्प विराम को कॉमा कहा जाता है। अब अल्प विराम का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो अल्प का मतलब होता है थोड़ा सा। अल्प विराम का प्रयोग दो जगह पे किया जाता है। जैसे कि एक मैं वाक्य लिख देता हूं। जैसे कि इस वाक्य को देखिए, इस वाक्य में राम और श्याम आ रहे हैं यह लिखा हुआ है। तो मैंने बताया है कि अल्प विराम का प्रयोग लगभग दो जगहों पे किया जाता है। पहला है हमारा आधे वाक्य में, जहां कहीं पर भी अल्प यानी कि थोड़ा सा रुकना हुआ होता है, थोड़ा सा हमको सांस लेना होता है रुक करके, वहां पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है जो और शब्द आते हैं इन शब्दों के जगहों में भी कई बार अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसी वाक्य को हम कैसे लिख सकते हैं? राम और के जगह पे यहाँ पे राम और के जगह में यहाँ पे हम कॉमा का निशान लगा देंगे, उसके बाद लिख देंगे श्याम। वाक्य पूरा एज इट इज रहेगा, जैसे कि राम और श्याम आ रहे हैं और यहाँ पे मिल गया हमें कॉमा का निशान। कॉमा यानी कि अल्प विराम का निशान। तो इसी प्रकार से लगभग 20 निशान के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं सभी को बारी बारी। अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं अर्ध विराम के बारे में। ये अल्प विराम था लेकिन अब हम बात कर रहे हैं अर्ध विराम के बारे में। तो अर्ध विराम का जो निशान होता है इसके ऊपर में ऐसा डॉट होता है, उसके बाद एक कॉमा का निशान होता है। इस निशान को कहा जाता है अर्ध विराम। इस अर्धविराम के निशान का प्रयोग बहुत ही रेयर होता है। जैसे कि एक वाक्य लिखता हूं कि सूर्योदय हो गया, उसके बाद हमें इस निशान का प्रयोग करना होगा। इस निशान के जरिए हम यहाँ पे अल्प विराम का भी कभी कभी प्रयोग कर सकते हैं। इस निशान को लेकर के ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है। तो सूर्योदय हो गया, इसके बाद जो हम वाक्य लिखेंगे उसमें लिख सकते हैं कि चिड़िया चहकने लगे और फूल खिल गए। चिड़िया चहकने लगे और फूल खिल गए। तो यहाँ पे देखिए ये जो निशान था कॉमा, इसे अल्पविराम कहते हैं और इस निशान को कहा जाता है अर्धविराम। अब हम बात करते हैं पूर्ण विराम के बारे में। पूर्ण विराम नाम से स्पष्ट है। पूर्ण, पूर्ण यानी कि फूल, और विराम, विराम यानी कि रुकना या ठहरना, अर्थात स्टॉप। फुल स्टॉप यानी कि फुल मतलब पूर्ण, स्टॉप मतलब विराम। अब फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम जो होता है इसका निशान इस तरीके से होता है। इस निशान को दर्शाया जाता है पूर्ण विराम से। कोई भी वाक्य होता है उसके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम आ गया तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम। जो ये फुल स्टॉप होता है इंग्लिश में इसको लिखने के लिए सिर्फ डॉट का प्रयोग कर देते हैं। सिर्फ एक डॉट लगा देते हैं इंग्लिश में, जिसे फुल स्टॉप कहा जाता है। अब हम बात करते हैं उपविराम के बारे में। विराम का निशान होता है उसे इस तरीके से दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ विज्ञान, वरदान या चमत्कार। तो इस वाक्य के अंत में तो पूर्ण विराम आएगा, लेकिन यह उपविराम जो है वह यहाँ पे आ जाएगा, विज्ञान, वरदान या चमत्कार। इस तरीके से उपविराम को दर्शाया जाता है। जैसे कि प्रदूषण एक अभिशाप, यहाँ पर भी देख सकते हैं उपविराम को दर्शाया गया है। तो इस तरीके से उपविराम के निशान को दर्शाया जाता है। अब हम बात करते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह के बारे में। तो जो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है इसे इंग्लिश में इंटरजेक्शन भी कहा जाता है।
इस चिन्ह को इस तरीके से निशान के जरिए दर्शाया जाता है। इस निशान को विस्मयादि बोधक चिन्ह, इंटरजेक्शन या फिर आश्चर्यजनक निशान भी कहा जाता है। अधिकतर इस निशान का प्रयोग ओह, आह, हाय इस तरीके से शब्दों के अंत में किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में। तो प्रश्नवाचक चिन्ह को क्वेश्चन मार्क कहा जाता है। इस चिन्ह को दर्शाने का निशान इस तरीके से होता है। जब कभी भी प्रश्न पूछे जाए, सामान्य तौर पर क्या, क्यों, इस तरीके से जो शब्द आते हैं, इन शब्दों के वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि क्या यह ताजमहल है? यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आया है। अब हम बात करते हैं कोष्ठक के बारे में। तो जो कोष्ठक होते हैं, इनका बहुत सारा अलग अलग प्रकार से डिजाइन्स होते हैं। कोष्ठक को इंग्लिश में ब्रैकेट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ये निशान डाला हूँ, यह निशान खुद एक प्रकार से कोष्ठक का ही निशान है, अर्थात ब्रैकेट का ही निशान है। और किस प्रकार से ब्रैकेट्स के डिजाइन बने होते हैं उसे देखते हैं। जैसे कि एक निशान ये हो गया हमारा, दूसरा निशान इस प्रकार से हो गया बड़ा वाला कोष्ठक, इसे छोटा वाला कोष्ठक कह देते हैं। और एक और होता है, उसे सर्पाकार कोष्ठक कहा जाता है। इस प्रकार से जो कोष्ठक होता है सांप वाले डिजाइन का, इसे सर्पाकार कोष्ठक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से कोष्ठक होते हैं। किसी भी शब्द को विशेष रूप में दर्शाने के लिए इन कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए मोहन। मोहन क्या है? गुस्से में है। मोहन गुस्से में है और मोहन बोला रुक जाओ। तो मोहन कोष्ठक में है, हमें पता चल गया मोहन रुक जाओ। तो मोहन गुस्से में बोला रुक जाओ, इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं योजक चिन्ह के बारे में। इसका हिंदी में बहुत अधिक प्रयोग होता है। जो योजक चिन्ह होता है उसे इस तरीके से निशान से दर्शाया जाता है। जैसे कि हम लिखते हैं लाभ हानि, तो लाभ हानि लिखने के बीच में हमें योजक चिन्ह मिला। या फिर हम लिखते हैं दिन रात, तो दिन रात लिखने के समय भी बीच में हमें योजक चिन्ह मिला। तो बीच में ये जो चिन्ह मिल रहा है, इस चिन्ह को ही योजक चिन्ह कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अवतरण चिन्हों के बारे में। तो ये जो अवतरण चिन्ह होते हैं, इन्हें उद्धरण के भी नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में कहा जाए तो इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के नाम से इन्हें जाना जाता है। जैसे एक वाक्य लिखता हूँ, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। अब इस वाक्य को हम इन्वर्टेड कॉमा से दर्शाना हो तो इस प्रकार के निशान से दर्शा सकते हैं। यदि सिंगल कॉमा किए हैं तो एक हरण उद्धरण चिन्ह कहलाएगा। और यदि इसी को हम डबल कॉमा कर दें तो द्विहरण उद्धरण चिन्ह कह सकते हैं। तो इस तरीके से उद्धरण चिन्हों को दर्शाया जाता है। इस चिन्ह को खास ध्यान देंगे। हम बात करने जा रहे हैं लाघव चिन्ह के बारे में। लाघव चिन्ह किसे कहते हैं? तो इस तरीके से जो निशान होता है उसे लाघव चिन्ह कहते हैं। आइए थोड़ा सा दर्शा दूं। जैसे कि यहाँ पे एक शब्द है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को यदि हमें शॉर्टकट में लिखना है तो हम लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे ये जो दो डॉट दिख रहे हैं, यही होते हैं हमारे लाघव चिन्ह। जैसे डॉक्टर को भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर पंडित को दर्शाने के लिए अधिकतर इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर को इस तरीके से लिख दें तो शॉर्टकट में डॉक्टर हो गया। पंडित को इस तरीके से लाघव चिन्ह लिख दें प के पीछे तो पंडित हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। तो इस प्रकार से लाघव चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं विवरण चिन्ह के बारे में, जिसे साइन ऑफ फॉलोइंग भी कहा जाता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो जो विवरण चिन्ह होता है, इसे किस प्रकार से दर्शाया जाता है? तो इसको जान लीजिए। इस प्रकार से दो डॉट, उसके बाद इस तरीके से योजक चिन्ह। इस तरीके से विवरण चिन्ह को दर्शाया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? हेडिंग देने के बाद या फिर प्रकार बताने के बाद किया जाता है इसका प्रयोग। जैसे कि आम के
5 प्रकार, आम के 5 प्रकार, उसके बाद विवरण चिन्ह लगा दीजिए, उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3 4 5। इस तरीके से हेडिंग या फिर कुछ भी प्रकार डिटेल्स बताने के बाद इस चिन्ह का यूज किया जाता है, जिसे कहा जाता है विवरण चिन्ह। अब हम बात करते हैं रेखांकन चिन्ह के बारे में। इस चिन्ह का प्रयोग बहुत सारे छात्र करते हैं और बहुत सारे छात्र करते भी नहीं हैं। इंग्लिश में कहें तो हो जाएगा अंडरलाइन साइन। तो ये चिन्ह किस प्रकार से होता है? अंडरलाइन यानी कि नीचे के साइड एक लाइन। जैसे कि हम कोई भी एक वाक्य लिख देते हैं, मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। यहाँ पे हम आम को अंडरलाइन कर दिए, मतलब आम को विशेष रूप से फोकस करके दर्शाना चाह रहा हूँ। या फिर खाता को अंडरलाइन कर सकता हूँ, या फिर मैं को कर दूंगा, हूँ को कर दूंगा। यानी कि मैं जिसे भी अंडरलाइन कर दूँ फिर पढ़ने वाले का ध्यान उस पर चला जाएगा। यानी कि किसी शब्द को विशेष रूप से दर्शाने के लिए अंडरलाइन यानी कि रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं पदलोप चिन्ह के बारे में। तो कई बार आप देखे होंगे कि कुछ शब्द को लिखते हैं तो हम लगातार डॉट का प्रयोग कर देते हैं। ये जो लगातार डॉट होते हैं इन्हें ही पदलोप चिन्ह कहा जाता है। और हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं? जब वाक्य में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, फिर डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद हम लिख देंगे कि मैं घर जाऊंगा पर अकेले। ये देखिए, इस तरीके से कोई शब्द लिखना होता है, मैं घर जाऊंगा, उसके बाद कुछ वाक्यांश छोड़ दिए पर अकेले। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से बातों को दर्शाने के लिए पदलोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्हों के बारे में। इसे 2 प्रकार के चिन्हों के जरिए दर्शा दिया जाता है। कुछ लोग सिर्फ इस तरीके से निशान लिखते हैं तो कुछ लोग इस तरीके से निशान लिखते हैं। आइए एक वाक्य के जरिए हम इस निशान को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि वाक्य लिख दिया, यह रमेश अच्छा है। इसे में यदि मैं लिख दूं कि यह सुरेश, रमेश के बाद अब सुरेश के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन अच्छा है तो लिखने के लिए, समय बचाने के लिए मैं इस निशान का प्रयोग कर दूंगा और लास्ट में सिर्फ लिख दूंगा है। या फिर यहाँ पे देखिए यह है, तो यह के जगह में यहाँ पे लिख दिया। नाम अब चेंज करना है तो नाम यहाँ पे मैं चेंज कर दिया मोहन। उसके बाद ये जो निशान है चाहे तो इसी प्रकार से लिखें या फिर इस प्रकार से लिख दें और लास्ट में लिख दीजिए हैं। यह रमेश अच्छा है। अब इस वाक्य में होगा यह सुरेश अच्छा है। इस वाक्य में होगा, इसके ऊपर में क्या लिखा है, यह सुरेश, तो यहाँ पे मोहन है। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर में क्या लिखा है, अब यहाँ पे तो फिर से ये निशान है। इसके ऊपर में क्या लिखा है, अच्छा, तो यहाँ पे आ जाएगा अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा यह मोहन अच्छा है। तो इस तरीके से पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं विस्मरण चिन्ह के बारे में, या फिर इस चिन्ह को ही त्रुटिपूरक चिन्ह कह दिया जाता है। कुछ त्रुटि होता है, कुछ मिस्टेक होता है, तो वहाँ पर इस चिन्ह को दर्शाया जाता है। तो विस्मरण चिन्ह यानी कि त्रुटिपूरक चिन्ह, इसको दर्शाने के लिए इस तरीके के निशान का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ, क्या लिखना चाहता हूँ, राम को आम खाना है, राम को आम खाना है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं आम तो लिखना भूल गया, तो अब आम कैसे लिखूंगा, तो राम को आम खाना है, तो यहाँ पे ये निशान डाल दूंगा और निशान डालने के बाद ऊपर में लिख दूंगा आम। तो यहाँ पे जो मेरा त्रुटि हुआ था, जो मिस्टेक हुआ था, अब वह कंप्लीट हो गया। तो यदि कोई त्रुटि हो जाए और उसे दर्शाने के लिए इस तरीके से निशान का प्रयोग किया जाता है, जिसे विस्मरण या फिर त्रुटिपूरक चिन्ह कहा जाता है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ, याद रखिएगा कि जो योजक चिन्ह होता है उसे इस तरीके से हम दर्शाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। लेकिन इसी योजक चिन्ह को यदि हम थोड़ा लंबा दर्शा दें तो फिर ये योजक के जगह में हो जाता है निर्देशक चिन्ह।
यदि इसके अतिरिक्त भी आप कुछ और चिन्ह जानते हैं तो उसे भी मुझे ज़रूर बता दें कमेंट में, जिसे मैं अगले वीडियो में आपको दर्शा सकूं। इसके अलावा कुछ और चिन्ह होते हैं, जैसे कि ये हो गया, इसे गुरु कहा जाता है, मात्रा के अंतर्गत आते हैं, इसे गुरु का चिन्ह कहा जाता है, यानी कि बड़ी मात्राओं को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इस प्रकार से एक चिन्ह होता है, इसको लघु कहा जाता है, यानी कि लघु यानी कि छोटी मात्राओं को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बड़ी मात्राओं को दर्शाने के लिए गुरु चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि विराम चिन्ह आपको समझ में आया होगा। यदि इन चिन्हों से लेकर के कोई परेशानी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।